ओके गाइस, वी विल बी सॉल्विंग अनदर P1. दिस इज़ मई जून 2021. ठीक है, और वेरिएंट 1-2 यानी आपका ही वेरिएंट है जो आपके आए थे इधर. एनीवेज, लेट्स बिगिन सॉल्विंग सम क्वेश्चन. अच्छा, मुझे पहला सवाल ये बोलता है इधर. सवाल ये बोलता है कि what is not a reasonable estimate of the physical property indicated. ये मुझे कहता है कि जो नॉट रीजनेबल एस्टिमेट हो. इसने पहली वैल्यू दी है 2000 वॉट फॉर द पावर डेसिपेटेड बाय द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक केटल. ये बिल्कुल सही है, होता है इतना, क्योंकि यार हेयर ड्रायर जो होता है उसके 1600 तक तो वही जाता है. तो ये तो हीटिंग एलिमेंट है, वो भी केटल का, तो इतना तो होगा. 4 × 10⁻² मीटर क्यूब फॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल. इसका मतलब है कि ये जो स्विमिंग पूल है ये 400 मीटर क्यूब, यानी 400 जो है इसके, ये 400 मीटर ये भी होगा, 400 मीटर ये भी होगा, और 400 मीटर इसकी डेप्थ भी होगी स्विमिंग पूल की. तो दिस मेक्स सेंस. 400 मीटर होता है, अगर बड़ा स्विमिंग पूल है तो हो सकता है. दिस इज़ क्वाइट अ गुड एस्टिमेट. ये हो सकता है हमारे पास. अच्छा, 5 × 10⁵ न्यूटन सेकेंड फॉर द मोमेंटम ऑफ अ लॉरी अलॉन्ग अ रोड. अच्छा, मोमेंटम ऑफ अ लॉरी अगर मूव कर रही है तो उसका मास कितना होगा? तकरीबन 1000 kg. 1000 kg ले लेते हैं. अच्छा, वर्स्ट केस 1000 kg, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? नहीं तो पे इतना तेज क्यों चल रहा होगा वो? 30-40 मीटर पर सेकंड बोला, यानी 100 की स्पीड पे चल रही होगी. भाई क्या होगा? 6-7 नहीं, चलो 10 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 10,000. तो ये आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है? 5 1 2 3 4 5 zeros. ये बहुत ज़्यादा आ रहा है मोमेंटम. ये भी नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस मच मोमेंटम. ये भी नहीं हुआ. अच्छा, 600 न्यूटन फॉर द वेट ऑफ अ फुली ग्रोन रेस हॉर्स. ये आ रहा है 600 न्यूटन. अबे भाई, यानी इसका मतलब है कि 60 kg का हॉर्स होगा. मतलब ये कौन सा घोड़ा होगा 60 kg का? सही है, वो भी रेस हॉर्स. सही है. ओ भाई, ये गलत है, ये गलत एस्टिमेट है. तो डी होना चाहिए इसका आंसर. ठीक है. ओ माय गॉड, 60 kg का घोड़ा. विच क्वांटिटी कुड हैव यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर पर वोल्ट. अब इसको आप एक काम करो, इसको जरा खोलो, एक्सपैंड करो और देखो कि किसके बराबर आ रही है. जब तक आप इसको एक्सपैंड नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किसका यूनिट है ये. इसको आपको पूरा खोलना पड़ेगा. यानी ये हो जाएगा किलोग्राम ms-2 मल्टीप्लाइड बाय m, और वोल्ट को अगर खोलना है तो वोल्ट होता है वर्क डन ओवर चार्ज. यही होता है ना, वर्क डन ओवर चार्ज. तो वर्क डन का खुद का यूनिट होता है किलोग्राम m²s-2 डिवाइडेड बाय एम्पियर सेकेंड्स होता है इसका. अब आप इसको पूरे को, 1 मिनट, मेरे को यहीं पे साफ नजर आ रहा है. 1 मिनट इधर देखो, ये स्ट्रेट अवे इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है. स्ट्रेट अवे इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है. जो फाइनल यूनिट मेरे पास बच रहे हैं वो as बच रहा है. और एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट है? चार्ज का. तो चार्ज होगा b. सिंपल था सवाल, बहुत ही सिंपल था ये तो. अच्छा, फिर ये वाला है, an object is acted upon by 2 forces 10 Newton in the vertical direction and 6 Newton at 40 degrees to the vertical. Okay, what is the resultant force acting on the object? अब इसके अंदर resultant force के लिए सबसे पहले आप एक काम कर सकते हो कि इसको पहले हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करो. देखो, ऊपर वाली फोर्स को तो हम लोग नहीं रिजॉल्व कर सकते क्योंकि वो है ही अपवर्ड. लेकिन हम लोग नीचे वाली जो है, जो थोड़ी सी स्लांटेड है, उसको तो हम लोग 2 कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, राइट. तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा, जो राइट साइड पे आ रहा है, वो हो जाएगा 6 sin 40. अग्रीड. और जो ये वर्टिकल जो नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये हो जाएगा 6 cos 40 डिग्रीज. अग्रीड. सही है. अब मैं काम कर रहा हूं कि मैं इसके बाद जो है, मैं इसकी रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी? रिजल्टेंट वर्टिकली अपवर्ड नहीं बेटे, वर्टिकली अपवर्ड जो मेरे पास आ रही होगी वो हो जाएगी 10 न्यूटन -6 cos
40 हो जाएगी, हो जाएगी। और जो वर्टिक और जो है हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स राइट, हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट, वो हो जाएगी मेरे पास 6 sin 40। ज़रा इन दोनों की वैल्यूज़ तो निकालो पहले, कितनी? 5.4 न्यूटन और दूसरे की 3.9 न्यूटन। यहाँ तक पहुँच गए, यानी मैंने वर्टिकली पूरा रिजॉल्व करके उसका रिजल्टेंट निकाल लिया और हॉरिजॉन्टल भी निकाल लिया। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं वो निकाल सकता हूँ इसका टोटल रिजल्टेंट। अब इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ज़रा वो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। सो 3.9 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर विच इज द रिजल्टेंट स्क्वायर। आखिर में रूट लगेगा जी, नहीं बेटे 5 नहीं बेटे, हाँ 6.7। अच्छा 6.7 अगर आ रहा है रूट लगाने के बाद, क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। इनफैक्ट बची यही वाली है। एंगल तो क्या भाड़ में है, क्योंकि मेरे पास और कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके ऊपर मैं कर सकूं, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। सो डी शुड बी द आंसर, राइट? गॉट इट? ये भी सिंपल था सवाल। अच्छा इधर देखते हैं, एन एनालॉग एमीटर विद अ रेंज ऑफ, हमारे पास जो, एक मिनट यार रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूं। अच्छा ये मेरे पास हो जाएगा, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर रहा हूँ। एन एनालॉग एमीटर विद अ रेंज ऑफ 0 to 250 मिली एम्पियर्स इज कनेक्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द डायग्राम शोज द एमीटर डिस्प्ले। व्हाट इज द रीडिंग ऑन द एमीटर? अच्छा एक चीज़ तो ये है कि 10 तक जो है ये पूरा का पूरा रीड करेगा 250 मिली एम्पेयर। अग्रीड? ऐसा ही है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें जाकर ज़रा ये रीडिंग निकालो, ये कितनी आ रही है मेरे पास? 7.6 7 पॉइंट, बेटे यार क्या हो गया यार, 5 6 7 7.6, ठीक है 7.6 आ रही है। तो इसका मतलब है कि 7.6 कितने मिली एम्पियर्स के बराबर होगा वो निकालो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कितना? 190। तो डी आंसर होना चाहिए। सही है, 190 मिली एम्पियर्स तक पहुंच गए थे। सही है, कोई मसला नहीं था इसमें। इट वाज सिंपल। देख लो कि इस तरीके का सवाल था और ये काफ़ी रीसेंट पेपर है। अच्छा फिर ये वाला सवाल है, ये कहता है स्टूडेंट टेक रीडिंग्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड यूजिंग 3 डिफरेंट पीसेस ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट x, y एंड z। द ट्रू वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज v। v इज द ट्रू वॉल्यूम। ये इधर भी देख सकते हैं, ये ट्रू वॉल्यूम भी है और ये भी ट्रू वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है। हाउ मैनी पीसेस ऑफ इक्विपमेंट आर प्रिसाइज एंड हाउ मैनी आर एक्यूरेट। अच्छा एक्यूरेट का मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब हो, और प्रिसिशन का मतलब है कि आपस में वैल्यूज की रेंज कितनी है। सही है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रिसाइज देखते हैं। हमारे पास जो प्रिसाइज नजर आ रहा है वो प्रिसाइज एक y है। सही है, दिस इज प्रिसाइज एंड दिस इज ऑल्सो प्रिसाइज, क्योंकि इसमें स्प्रेड ऑफ डेटा बहुत कम है। सही है, ax प्रिसाइज नहीं हो सकता। अब मैं एक्यूरेसी पे जाता हूं। एक्यूरेसी में पहली वाली भी एक्यूरेट है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके करीब करीब वैल्यूज हैं, मतलब हमारे पास जा रही है। दूसरी वाली नहीं है और लास्ट वाली भी एक्यूरेट है। सही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रिसाइज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ एक्यूरेट इक्विपमेंट 2। तो ये वाला डी आंसर हो जाएगा इसका। सही है, ये समझ में आया? ओके। अच्छा ये कह रहा है विच ग्राफ शोज द वेरिएशन with time t of the velocity v of an object falling vertically downwards in a vacuum. Okay, in a vacuum, mind you, vacuum के अंदर vt ग्राफ कैसा होगा? तो कौन सा आंसर होगा बोलो? हाँ कौन सा? 100% डी होगा, 100% डी होगा, क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी क्यों हिट करेगा? ये वैक्यूम है ना बेटे, ये पढ़ो तो सही। सही है ना? अगर एयर रेसिस्टेंस होती तो फिर ये सी के करीब होता। सही है, बी तो हो ही नहीं सकता, ए तो हो नहीं सकता। ओह माय गॉड, ये वाला आप लोग पहले ट्राई करोगे फिर उसके बाद मैं करूंगा, या आप लोग बताऊं? अच्छा देखो, इसको सॉल्व मैंने कैसे किया है। सबसे पहली चीज़ है, आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन दिस। ये बेसिक इक्वेशन थी कि भाई अगर मुझे आर निकालना है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होता है, और इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लूँ, टोटल टाइम, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक मसला ये आ रहा है, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि मुझे टाइम इसमें कहीं पे भी नहीं है इन आंसर्स के अंदर, ठीक है। फिर मैंने एक काम किया कि फिर मैंने इसका इस तरीके से टाइम निकालने की कोशिश की, ऊपर जाने का टाइम निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ। तो भाई ऊपर जाने के लिए u जो होगा वो v sin थीटा के बराबर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाते हुए टॉप पे 0 होगी और एक्सेलरेशन माइनस g होगी। इसमें से फिर मैंने v इज इक्वल टू u प्लस at लगाकर मैंने इसको सॉल्व किया, u की जगह पे v sin थीटा लगाया, तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन आ रही थी टाइम ऊपर जाने का। फिर इस टाइम को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया ताकि टोटल टाइम आ जाए। इसको उठाया और इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया टोटल की जगह पर। अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई और इसके बाद फिर ये बी आंसर बन गया इसका। सो दिस वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन बाय एनी मीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कह रहा है a book of weight W is at rest on a table. Okay, the student attempts to state Newton's third law of motion by saying that the action equals reaction. सही है। If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? The force W acting downwards on the earth from the table. Oh भाई क्या हो गया? The force W acting upwards on the book from the table. नहीं, the force W acting upwards on the earth from the book, ये होगा। भाई एक चीज याद रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ एक ही बॉडी पर बात होती है और हमारे पास जो होती है, सॉरी, दो बॉडीज पे बात होती है, दो बॉडीज पे बात होती है, और फोर्सेस शुड बी ऑफ द एग्जैक्ट सेम टाइप एंड एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर है? तो भाई अगर बुक के ऊपर वेट लगा हुआ है तो वेट किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। तो भाई बुक इन, फिर अगर हम बुक को देखें तो बुक अर्थ को खींच रही होगी डब्ल्यू की फोर्स से। सही है? सो 2 बॉडीज होनी चाहिए। अच्छा, फिर ये सवाल है, 4 balls are dropped at the same time from the top of a very tall building. There is no wind blowing. No wind blowing. हवा चल नहीं रही है बट हवा है। सही है? इसका मतलब ये हुआ देयर इज नो विंड ब्लोइंग। इसने ये नहीं बोला कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है, एयर है। समझ गए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इधर समझने वाली। विच बॉल हिट्स द ग्राउंड फर्स्ट? अब वो वाली बॉल जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा, वो ही हिट करेगी। तो इसके अंदर हमारे पास जो है, अब इसमें एक और मसला भी आ रहा है, वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास मास 4m है, मास 4m है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, डायमीटर उसके थ्रू भी जा सकते हैं, डेंसिटी के थ्रू भी जा सकते हैं, बिकॉज हमारे पास मास 4m है, डायमीटर 2d है। एरिया छोटा है तो वजन बड़ा है, जल्दी जाएगा। एरिया बड़ा है तो हाँ, ये भी है। एक मिनट जरा सुनो, बहुत सिंपल सा। डेंसिटी को भी छोड़ दो गाइस, डेंसिटी भी तेल लेना है। मेन चीज ये है, अगर मैं डी की तरफ जाता हूं तो डी में डायमीटर बड़ा है तो एयर रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। सही है? और बी की तरफ जाता हूं तो इसके अंदर मेरे पास मास जो है वो भी बड़ा है लेकिन डायमीटर छोटा है तो एयर रेसिस्टेंस कम होगी। ये सबसे स्पीड में जाके गिरेगा। बी शुड बी द करेक्ट आंसर। इसलिए कहते हैं साथ में बैठ के सोचें। क्या बोला मैंने? नेक्स्ट आंसर्स एंड में वेरीफाई करेंगे। अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल P travels at a speed of 320 meters per second in a vacuum, collides with a stationary nitrogen molecule. Okay. After the collision, P travels at a velocity of 180 at an angle of 55 to its original path. Q travels in the direction at an angle of 34 to the initial path. Assume that there are no external forces acting on the molecules. What is the magnitude of V of the velocity of Q after the collision? अब इसको आप जैसे तैसे करना चाहो आप कर सकते हो। मैं काम ये भी कर सकता हूँ। सारे के सारे मेरे पास जो हैं, ये कह रहा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रीट वैक्यूम कोलाइड्स विद स्टेशनरी। अब दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से तो मास तो सेम ही होगा। इसका मास m रख लेते हैं, इसका मास भी m रख लेते हैं, इसका मास भी m रख लेते हैं, इसका मास भी m रख लेते हैं। अग्रीड। अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसको वर्टिकली रिजॉल्व करके भी निकाल सकता हूँ या मैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करके करूँ। आपकी जो दिल करे आप करो। वर्टिकली रिजॉल्व करें,
वर्टिकली रिजॉल्व कर लें, मेरे ख्याल से सबसे फास्टेस्ट ये होगा कि मैं इसको इस तरफ डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूँ इसको, तो जो मोमेंटम ऊपर होगा वही नीचे होना चाहिए। सो m मल्टीप्लाइड बाय 180 शुड बी इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने इसमें वो लगाया ही नहीं, कॉस वगैरह तो लगाया ही नहीं, ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 180 साइन 55 डिग्रीज should be equal to m multiplied by v sin 34। agreed? m और m कैंसिल आउट हो गए, v निकाल लो। जी 263.7 ये आ रहा होगा 263। अगर 263 या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करोगे तो कौन सा आंसर है? डी। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे तैसे आप करो। सही है, ये नहीं है चार्ज पार्टिकल, ये है, इसका आंसर क्या होगा? भाई हम लोग टॉर्क ऑफ अ कपल कैसे निकालते थे? दो फोर्सेस होनी चाहिए एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट, एक फोर्स को सेलेक्ट कर लो और मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r, तो इसका मतलब है सी आंसर होना चाहिए 2fr, सिंपल एज दैट। अच्छा ये वाला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये वाला काफ़ी स्टूडेंट्स को हमेशा इसमें प्रॉब्लम हुई है। अ यूनिफॉर्म स्क्वायर साइन ऑफ वेट 40 न्यूटन इज सस्पेंडेड vertically from the top edge by a horizontal hinge as shown। okay, ये फ्रंट व्यू है इसकी, बेटे इधर देख लो, ये फ्रंट व्यू है हमारे पास इसकी। सो बेसिकली दिस इज द फ्रंट व्यू, राइट? यहाँ पे हमारे पास फ्रंट व्यू है और ये इसकी साइड व्यू है। अग्रीड, ये साइड व्यू है, फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये रही, इसके डायमेंशंस यहाँ पे गिवन है। ओके, हिंज ये रहा, यानी इसका मतलब है कि ये वाला जो साइन होगा ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये बात समझ में आ गई? द हिंज इज नॉट फ्रिक्शनलेस, माइंड यू, इसने लिखा है द हिंज इज नॉट फ्रिक्शनलेस व्हेन द साइन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द वर्टिकल बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड देन रिलीज, इट डज नॉट रिटर्न टू द वर्टिकल पोजिशन। ओके, यानी फ्रिक्शन की वजह से होगा। The maximum torque exerted by the hinge on the sign is 6 Newton meter. The maximum torque exerted by the hinge on the sign is this. The sign is displaced by 90 so that it is horizontal and then gradually released. At which angle to the vertical does the sign hang after release? Okay. ये दिमाग ख़राब करने वाला सवाल है, पहले आप लोग ट्राई करोगे मैथ से ऑडियंस को। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ। अब सबसे पहले दोबारा एक दफ़ा आप लोग फिर से समझ लो इसको, ठीक है? इसने क्या किया, इस साइन को इस तरफ पहले किया इसने। अग्रीड, ये साइन की जो लेंथ थी वो पूरी 0.80 थी, सही है? इसका वेट यहाँ पर है, सेंटर पर है। अग्रीड, उसके बाद क्या हुआ कि ये साइन जो है ये इधर आके कहीं पे आके रुक गया है, सही है? अगर ये रुक गया है इधर तो हमें इतना पता है कि यहाँ से लेकर इसकी जो लेंथ आ रही होगी वो होगी 0.40 मीटर्स। अग्रीड, ये होगी, और इसका जो वेट होगा, वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड होगा और वो हमारे पास है 40 न्यूटन। सही है, ये आ गया। अच्छा, मेरे पास वो जो मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द साइन वो गिवन है, सही है? लेकिन मुझे निकालना है कि इसका टॉर्क कितना है। अब इसके लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस भी चाहिए होगा, और ये वाला एंगल अगर मैंने निकाल लिया तो दिस इज द एंगल दैट इज नीडेड विद द वर्टिकल, राइट? लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर ये थीटा हुआ तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 0.40 साइन थीटा लिख सकते हैं इसको। यहां तक भी पहुंच गए, सही है? यहां पे पहुंच गए। अब मैं फाइनली इसको लिख रहा हूं 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 0.40 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू निकाल दो, कितनी? 22। तो बी शुड बी द आंसर। सही है, समझ में आया? मुश्किल था, कुछ कह नहीं सकते थे, ठीक है? अच्छा, ये वाला थोड़ा सा आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग वाला। ये वाला आप लोग पहले ट्राई करो।
ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है और इसका आंसर सी आ रहा है, ठीक है। बट मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि इसका तरीका क्या था। सबसे पहले वेट निकालते हैं एलिफेंट का, वेट को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, ये आ जाती फोर्स आपके पास। फिर आपके पास इसने वो दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है एक पैर का, ठीक है, ईच फुट का, सही है। उस सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेते, पाई आर स्क्वायर करते तो एरिया आ जाता। फिर फोर्स पर यूनिट एरिया करके आपके पास ने बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय ईच ऑफ द एलिफेंट्स फुट, एक फुट का। तो ये इनका आंसर आ रहा है। तरीका मैंने बता दिया, बाकी अब आप लोग ऑडियंसेस हो तो आप लोग देखो कि बच्चों ने सही किया या नहीं किया। आगे चलते हैं। A stone is falling vertically through air at a constant terminal velocity. Which energy change is occurring? Gravitational potential energy to thermal energy. एक मिनट बेटे, आपने पढ़ा भी, टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई कन्वर्जन नहीं हो रही होगी क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो काइनेटिक में तो नहीं जा रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी, ओ भाई, काइनेटिक एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन टू थर्मल एनर्जी, नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। बेटे टर्मिनल वेलोसिटी पे गिर रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे गिर रहा है, जीपी कम हो रही होगी, क्या केई में जा रही होगी? ये नहीं जा रही होगी, तो किस में जा रही होगी? ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस जा रही होगी, हीट में जा रही होगी। अग्रीड, कॉमन सेंस। नेक्स्ट, an object of weight 12 Newton rests on a platform on top of a container with 2 pistons as shown. The container contains a fixed mass of the gas and the pistons are free to move. Okay. The plunger is slowly pushed 4 centimeters to the right. Okay, plunger को right side पे move किया 4 centimeters. Okay. As a result, the object slowly moves upwards a distance of 0.5. ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ऊपर गया है, वो गया है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट? आसान सा सवाल है। ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 12 है, इसका वेट है 12। यानी मैं इधर एक काम कर सकता हूं कि अगर इसका वेट 12 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड, सिंपल एज दैट, वर्क डन। यानी इसका तो कोई काम है ही नहीं। सो वर्क डन शुड बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻⁻²। वो इसलिए क्योंकि हमें सेंटीमीटर टू मीटर भी करना है। निकाल लो कितना आ रहा है, 0.060। सो इसका मतलब है ए शुड बी द आंसर, राइट। ये भी हो गया। ये वाला आप लोग ट्राई करोगे पहले, ये वाला आप लोग ट्राई करोगे, ये भी आप लोग ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे करना है। पहले गिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द कार। अच्छा, मैं एक काम ये कर सकता हूँ, ये वाली हाइट इन टर्म्स ऑफ एस निकाल सकते हैं। अगर मैं इस हाइट को निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा एस साइन एल्फा, राइट। सो ये हो जाएगा एस साइन एल्फा। अग्रीड, यहाँ तक भी पहुँच गए। ये तो हाइट आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इसका जो है मास है वो ये रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे mg आ रहा होगा इसका, तो यहाँ पे भी mg होगा। यानी मेरे पास अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो वो आएगी mg s साइन एल्फा। यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, वर्क डन बाय द फोर्स वो स्पेशली जो होगा, एक मिनट, थ्रू अ डिस्टेंस s एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो fs डायरेक्टली fs कर सकते हैं। s और s कैंसिल, कोई आंसर मैच कर रहा है इसमें? ये हो जाए mg साइन एल्फा ओवर f, तो ये आ रहा है d। सही है, समझ गए? ये भी हो गया। Next, what is the definition of power? Product of force and velocity. Definition बेटे, definition ये नहीं है, वो तो फॉर्मूला है। D, power is the rate of at which work is done. Exactly D होना चाहिए. That is the pure definition, right? ये वाला,
A steel bar of circular cross section is under tension T as shown. The diameter of the wide portion is double the diameter of the narrow portion. अगर इसका D है तो इसका 2D है. ओके. स्ट्रेस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हमें ये फोर्स तो सेम ही है. एक मिनट पहले मैं एक काम करता हूँ. स्ट्रेस ऑन द वाइड पोर्शन ये हो जाएगा T डिवाइडेड बाय इसका, अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लूँ तो ये हो जाएगा 4, नहीं सॉरी क्या कर रहा हूँ, ओ माय गॉड, पाई डी स्क्वायर यानी 2D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 ऊपर. सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए. सही है, ये बात समझ में आई. सही है, ये भी हो गया. अच्छा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वाले का आ जाएगा T मल्टीप्लाइड बाय 4 ओवर पाई डी स्क्वायर. सही है, तो इसमें से T4 कैंसिल आउट हो गए, पाई और पाई भी कैंसिल आउट हो गए, और ये D था, और ये मेरे पास जो फाइनल बचेगा D स्क्वायर ओवर 4D स्क्वायर. ऐसे आएगा. सही है, ऊपर पूरा घूम के आएगा ना ऊपर. तो यहाँ तक तो पहुँच गए. तो ये गया, तो 1/4 का क्या होता है? 0.25A. सही है, खुद करते हैं ना फिर. चलो ये खुद करो. देखो, इसके अंदर सिर्फ आपको ये करना था हाफ fx ओवर हाफ 2f और 2x. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था आपको. तो आप लोग कह रहे हो कि डी आंसर आना चाहिए, तो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है. मैं डी मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने किया है. अच्छा, ये वाला 21. 2 lasers emit light in a vacuum. One laser emits red light and the other emits green light. Okay, which property of the light from the 2 laser must be different? बेटे बिल्कुल फ्रीक्वेंसी, सीधी सी बात है भाई. वेवलेंथ ही डिफरेंट होगी दोनों की, तो फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी. स्पीड सेम हो सकती है, इंटेंसिटी सेम हो सकती है, एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, बट फ्रीक्वेंसी तो कंफर्म डिफरेंट होगी. कॉमन सेंस है ये. तो ये हाल है. अच्छा, इधर देखो, ये वाला सवाल मुश्किल है लग रहा है. 2 particles in a progressive wave are distance 10 meters apart. Okay, 10 centimeters apart. The 2 graphs shows the variation with time t of the displacement d of the 2 particles. अच्छा, अच्छा, ये 10 centimeters apart है. What could be represented by the 2 graphs? इसने पहला बोला particles in a longitudinal wave with a compression and the nearest rare fraction separated by 10 centimeter. एक चीज़ पहले नोटिस करें कि इसकी जो पीक है वो यहाँ पर है और इसकी पीक यहाँ पर है. इसका मतलब है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 180 का डिफरेंस है. 180 का डिफरेंस है इनके बीच में. समझ गए? यानी इसका मतलब है कि अगर ये 180 का डिफरेंस है, टोटल जो पूरी वेव होती है उसका कितना होता है? 360 होता है. 180 का डिफरेंस है और ये कह रहा है कि अगर ये इसने बोला है कि 2 particles in a longitudinal wave with a compression and the nearest rare fraction. अगर ये compression है और nearest rare fraction है, उनके बीच में exactly 180 का ही डिफरेंस होता है. तो ये 10 सेंटीमीटर हो सकता है. सही है, पहले मैं इसको चेक कर लेते हैं. ये कैसे पता चलेगा कि 10 सेंटीमीटर? बेटे एक मिनट ना, जरा सुनो. कंप्रेशन टू कंप्रेशन कितना होता? 1 वेवलेंथ 360 डिग्रीज होता. 360 डिग्रीज कितना होता? 20. और अगर कंप्रेशन टू रेयर फ्रैक्शन जा रहे हो, 180 आउट ऑफ फेज है, तो कितना होना चाहिए? ये 10. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं. पार्टिकल्स इन द लॉन्जिट्यूडनल वेव विद अ कंप्रेशन नियर. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. ये तो हरगिज नहीं हो सकता. ये तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि 180 आउट ऑफ फेज होंगे दोनों. तो 180 आउट ऑफ फेज में तो सिर्फ 180 का डिफरेंस आएगा, तो वो तो हमारे पास कम आना चाहिए. अग्रीड? सही है, क्योंकि इसने खुद बोला है ना, 2 particles in a progressive wave are distance 10 centimeters apart. Particles with a compression rate separated by 10.
Okay, the particles in particles in a transverse wave with a peak and the nearest trough separated by 20 centimeter, ये भी नहीं हो सकता. Particle in a transverse, two adjacent peaks separated by 10, नहीं, two adjacent peak में ये नहीं होता क्योंकि वो 20 होना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता. A इसका बेस्ट आंसर होगा. सोच लो. Next, ये वाला. A sound wave is detected by a microphone that is connected to a cathode ray oscilloscope. The screen of the CRO displays a waveform as shown. The time base is set at 20 microseconds per division. यानी एक जो आपके पास horizontal block है वो 20 microseconds का है. What is the frequency of the sound wave? पहले तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना पड़ेगा. अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं पहले, क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी साफ चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, तो हम एक काम करते हैं, काउंटिंग करते हैं. इधर काउंटिंग करने के लिए मैं इधर जो है आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, बल्कि मैं इसमें जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, दो वेव्स, तीन वेव्स है, समझ गए. सो इसका मतलब है कि 3 टाइम पीरियड्स मस्ट बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 into 20 माइक्रोसेकेंड्स. अब टी निकाल देंगे. सो टी इज इक्वल टू 10 into 20 माइक्रोसेकेंड्स डिवाइडेड बाय 3. निकालो ये कितना आ रहा है. ये भी माइक्रोसेकेंड्स में आएगा अभी आंसर. 66.6 माइक्रोसेकेंड्स. इसको आप उसमें कन्वर्ट करो, पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करो, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर 1 से डिवाइड कर दो ताकि फ्रीक्वेंसी में चले जाओ. -6 हुआ और फिर इसको 1 से डिवाइड कर दो. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 66.6 इंटू 10⁻⁻⁶. कितना रहा है? 15,000 बी. सही है. A person stands at the side of a straight railway track. A train moves towards the person and emits sound from its whistle. Okay. The person hears a sound of frequency this as the train approaches him. ये observed frequency है. The person then hears a sound of frequency this as the train moves away from him. ये भी observed frequency है. जी. The sound of the speed of the sound in the air is this. What is the speed of the train? अच्छा. लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है. There is a problem. इसके अंदर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है हमारे पास. ये मसला है. 2 इक्वेशंस बनेगी, 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा. पहले हम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड हमारे पास है 1690 इज इक्वल टू fs. हमें नहीं पता, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं पता. ठीक है. पर्सन हेयर्स अ साउंड एज द ट्रेन अप्रोचेस हिम, मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 340 डिवाइडेड बाय 340. अगर करीब आ रहा है तो क्या करेंगे? माइनस. ठीक है. करीब आ रहा है तो माइनस करेंगे. सो माइनस इनटू ये हमारे पास स्पीड जो हमें निकालनी है ट्रेन की वो v लिख दें. इसको v लिख दें इधर सिंपल, या vs लिख देता हूँ उसको. सही है. यहाँ तक भी पहुँच गए. फिर एक और इक्वेशन बनेगी 1500. अब ये दूर जा रहा है. सो fs मल्टीप्लाइड बाय 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस vs. इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, vs निकालो. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, vs निकालो. हर क्लास एंडेड अप विद गेटिंग देखो देखते पूरा दिन लगा दिया इन्होंने सॉल्व करते करते. क्या आ रहा है? क्वेश्चन कौन सा है? 24. ए है. मैंने क्या बोला था? मैंने हार्डली 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व किया. आई गेव यू द एंटायर बेस ओवर हियर एंड यू आर एबल टू गेट बी आंसर विच इज इनकरेक्ट. मेरा आंसर ए आ रहा है. ए इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं.
भाई छोड़ दो यार, तुम लोग मैथ्स दोबारा पढ़ो, जाके शुरू से पढ़ो AAS की पूरी मैथ्स। विच लिस्ट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, माइंड यू। अब हमें ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गैमा रेस की होती है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। तो फिर इसका मतलब है या तो A होगा या B होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आता है गैमा रेस के बाद फिर हमारे पास आता है अल्ट्रा वायलेट। इंफ्रारेड नहीं आ सकता, इंफ्रारेड तो फिर विजिबल के आगे जा रहा है भाई, क्या हो गया यहां पे उल्टा सीधा कर दिया तो A गलत हो गया, B इज द करेक्ट आंसर। टेबल ये बेटे ये O लेवल्स का था, ये तो सिंपल सा टेबल याद नहीं किया है। ये वाला सवाल मुझे करने दो। A pipe of length L is open at one end and closed at the other end. सही है। A loudspeaker is at the open end and emits a sound wave into the pipe. Okay. When a stationary wave is formed, there is an antinode at the open end of the pipe. यहाँ पे हमें पता है कि antinode है, यहाँ पे confirm node है। Which wavelength of sound could be used to produce a stationary wave? पहले हम लोग एक try करते हैं कि अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम इसमें स्टेशनरी वेव बनती तो उसका शेप कुछ इस तरीके से होता, यूं होता। तो ये होता एंटी नोड टू नोड क्वार्टर लैम्डा, यानी इसका मतलब है कि लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एल, यानी मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एल लैम्डा शुड बी इक्वल टू 4L। 4L इसमें कोई आंसर है नहीं, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन फिर हमें हटाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करते हैं कि सेकेंड टाइम अगर बनेगी तो यहाँ पर मेरे पास इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, यूं बनेगा हमारे पास, सही है। अब ये अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक नोड आ गया, यहाँ पे नोड है और यहाँ पे भी एंटी नोड है। तो बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा एंटी नोड टू एंटी नोड हाफ और क्वार्टर। तो हाफ और क्वार्टर यानी कितना 3/4 लैम्डा इज इक्वल टू एल, यानी हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3। सी इज द आंसर स्ट्रेट अवे, सही है। नेक्स्ट, विच डायग्राम बेस्ट शोज द वाटर डिफ्रैक्ट व्हेन दे पास थ्रू द गैप इन अ बैरियर। सी का जो वेवफ्रंट का डिस्टेंस है और जो गैप है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस है, तो मतलब मैक्स डिफ्रैक्शन यहाँ पे सेम। बेटे एक बात बताओ, डिफ्रैक्शन के बाद क्या वेवलेंथ चेंज हो जाती है? वेवलेंथ सेम रहती है ना? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैक्स डिफ्रैक्शन हमें इस तरह सीन होगी ना कि जी जो गैप है उसका और जो वाली जो वेवलेंथ का डिस्टेंस है वो सेम है। सही है। दैट्स रीजन सी नहीं है क्योंकि इसके अंदर बेटे ये डिफरेंट होगा, चेंज होगा ना। In a two-source interference experiment, light of a single frequency is incident on a double slit. The light waves emergent from the slits are coherent. What is meant by coherent? Constant phase difference. The waves have a constant phase difference B. चलो ये तो अच्छा हो गया। अब ये वाला एक सवाल है, दिमाग खराब करने वाला सवाल लग रहा है। A parallel beam of light consists of light of wavelength 420 nanometer and a light of 630 nanometer. The light is incident normally on a diffraction grating. Okay, the diffraction maxima for the two wavelengths overlap only at an angle of 31 degrees from the direction of the incident light beam. What could be the line spacing of the diffraction grating? ये मुश्किल है, ये आप लोगों को ट्राई पहले करना पड़ेगा, जब तक मैं भी ट्राई करता हूँ। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर सारा मेजर कॉन्सेप्ट था। सबसे पहली चीज़ है, मैंने एक काम किया कि भाई अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 420 एंड अ लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस। द लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा फॉर द टू वेवलेंथ्स ओवरलैप एट एन एंगल ऑफ दिस। अब जाहिर सी बात है इन दोनों के ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे, ये बात तो फैक्ट है, सही है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैं। व्हाट कुड बी द लाइन स्पेसिंग? मैंने पहली इक्वेशन जो है आपके पास, जो मैंने पहली इक्वेशन बनाई है वो, एक मिनट में कलर सेलेक्ट कर लूँ। पहली इक्वेशन मेरे पास जो है वो ये वाली बनी, दूसरी इक्वेशन ये वाली मैंने बना दी।
उसके बाद मैंने इनको डायरेक्टली डिवाइड किया तो फिर मेरे पास लिखा हुआ आ गया N1 इज इक्वल टू N2 630। अब मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता है कि किसी एक का कोई एक ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर के साथ जो होगा ओवरलैप कर रहा होगा। अब इतना भी मुझे पता है कि N2 की वैल्यू को छोटा रखना होगा और N1 की वैल्यू को बड़ा रखना होगा। ट्रायल एंड एरर पूरा गेम है, समझ गए। ट्रायल एंड एरर के बाद हमें पता चला कि जब मैंने इसको N2 को 2 किया और N1 को मैंने 3 किया तो मेरे पास ये दोनों बराबर हो गए। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, आ रहे दोनों बराबर आ रहे हैं ना, अब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि ये वैलिड है, मेरे पास इनके ऑर्डर्स वैलिड है। फिर मैंने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, मेरी मर्जी है मैं इसको सिलेक्ट करूं या मैं इसको सिलेक्ट करूं, मेरी मर्जी है। मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद जो है इस 420 नैनोमीटर्स को पूरा खोल दिया और डी की वैल्यू निकाली, वो आ रही है 2.4 माइक्रोमीटर। सही है। सो सी इज द आंसर। दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नॉट एन इजी क्वेश्चन बाय एनी मीन्स। ये वाला सिलेबस में नहीं है तो इसको हटा देते हैं। ये वाला भी सिलेबस में नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ये वाला सिलेबस में है तो इसको करना पड़ेगा। ये आ रहा है अ वेज शेप मेटल कंडक्टर ऑफ लेंथ L varying width and uniform thickness is connected to a cell as shown. Which graph best shows how the average drift velocity v of the electrons in the conductor varies with the distance x from end x? अब सबसे पहली चीज़ है, we understand this fact, I is equal to NA VQ होता है। So V is equal to I over NA Q। सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। और ये मेटल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन होगा, Q की जगह पे E लिखना चाहिए हमें। यहाँ तक भी पहुँच गए। सो एक चीज़ है कि ड्रिफ्ट ये थ्रू आउट द मेटल सेम है, तो ये सेम रहेगा, करंट भी सेम रहेगा इसके अंदर और Q भी सेम रहेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अग्रीड, यहाँ तक भी पहुँच गए। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे मेरे पास एरिया सबसे छोटा होगा वहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे मेरे पास जो एरिया सबसे बड़ा होगा वहाँ पे मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी सबसे कम होगी। कौन सा आंसर बेस्ट है? कौन सा आंसर बेस्ट है? नहीं, सी नहीं हो सकता। तो क्या इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास जो है वाई पे आके ख़त्म हो जाएगी? ए इज़ द बेस्ट आंसर। सही है, क्लियर है, जीरो तो नहीं हो रही ना उधर जाकर। नेक्स्ट, द पावर आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज 2.4 किलोवाट एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 240 volts. Okay, the two wires between the supply and the kettle each have a resistance of 0.5 ohms as shown. What is the power supplied to the kettle and what is the PD across the kettle? पहले आप लोग खुद ट्राई करोगे इसको। अच्छा इधर देखो, सबसे पहले वोल्टेज हमारे पास है और इसने बोला क्या है, टू वायर्स। अच्छा, द पावर आउटपुट ऑफ अ सप्लाई केटल इज 2.4 एंड दिस द टू वायर्स बिटवीन द सप्लाई एंड द केटल ईच हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5। अच्छा, व्हाट इज द पावर सप्लाइड टू द कैटल एंड व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द कैटल? अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ है आपके पास, सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें से करंट निकालो कितना आ रहा है। I इज इक्वल टू हमारे पास P इज इक्वल टू IV से आप करंट निकाल सकते हो, इसमें निकालो ज़रा जी। तो I इज इक्वल टू P ओवर V। P कितना है? 2400 ओवर 240 कितना आ रहा है? 10 एम्पियर्स। अच्छा, 10 एम्पियर्स इसमें से भी जा रहे होंगे, 10 एम्पियर्स इसमें से भी जा रहे होंगे। तो पहले तो ये निकाल लो कि ये वोल्टेज कितना खा रहे हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो कितना होगा? 5 वोल्ट्स ये खा गया, 5 वोल्ट्स ये खा गया, कितने खा गए? टोटल 10 वोल्ट्स खा गया। तो हमारे पास कैटल के लिए कितने बचे? 230 वोल्ट्स। सही है, यहाँ तक भी पहुँच गए। 230 वोल्ट्स तो हो गया हमारे पास। सही है। अब इसके बाद जो है सबसे पहली चीज़ है, करंट सेम जा रहा होगा, करंट इसमें से भी वही जा रहा होगा, 10 एम्पियर्स जा रहा होगा। तो इसमें ज़रा निकाल लो पावर। हाँ, ए क्या था इसमें? क्या हुआ था, करंट निकाल के देख लिया, हर चीज करके देख ली, हुआ ही नहीं। The graph shows the variation with the potential difference V of the current I in components X, Y and Z. Okay. Which row correctly identifies the components? IV ग्राफ है और हमारे पास जो है Y क्या है? Y जो होगा वो मेटालिक कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, यानी Y तो होना चाहिए ये वाला।
एक्स जो होगा वो सेमीकंडक्टर डायोड होगा, बस यही बचा, बी बचा हमारे पास ऑप्शन। सही है, ये भी सिंपल था। द वायर ऑफ रेसिस्टेंस, दिस इज अ डायमीटर, दिस इट इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ रेसिस्टिव, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर? ये खुद करो, मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर भी खुद दोगे। ओके गाइज, इसमें सिर्फ लगेगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी लेंथ ओवर पाई डी स्क्वायर इनटू 4, ये लगेगा। सिर्फ डायमीटर को जो है आपका जो है इसको मीटर्स में कर लेना, आंसर आ जाएगा। बच्चों ने इधर सॉल्व किया है, बच्चे कह रहे हैं कि सर ए होना चाहिए, मान लेते हैं, मैंने सॉल्व नहीं किया, ए पे मैं लॉक कर रहा हूँ फिलहाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इधर देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है। जितना सिंपल डायग्राम उतना ही गंदा होता है। अ सेल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स but with internal resistance, oh my god, is connected to a fixed resistor R using a potentiometer, but with internal resistance है इसके अंदर, okay, is connected to a fixed, यानी इसमें internal resistance भी है हमारे पास, मार्क कर लेते हैं इधर, to a fixed resistor R using a potentiometer. A voltmeter measures the potential difference PD between the terminals of the cell. क्या? A voltmeter measures the potential difference between the terminals of the cell. Okay, whatever. Which statement explains the change to the reading of the voltmeter as contact Z is moved towards end X of the potentiometer? अच्छा, contact Z is moved towards X. अच्छा, एक पहले हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं इधर, जरा इधर देखना। अगर मैंने इस जॉकी पॉइंट को पहले इधर रखा तो ये दोनों रेसिस्टेंस इसको जो है पैरेलल में आ जाएंगी, यानी ओवरऑल मेरे पास जो होगा करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो लॉस्ट वोल्ट्स बढ़ेंगे, अगर लॉस्ट वोल्ट्स मेरे पास बढ़ेंगे तो ये टर्मिनल पीडी गिर जाएगा। अग्रीड, ये होगा। अच्छा, और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर देखो, जब हम इसको इधर मूव करेंगे तो मेरे पास ये रेसिस्टेंस गायब हो जाएगी। अगर ये रेसिस्टेंस मेरे पास इररिलेवेंट हो गई तो इसका मतलब है कि ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ी। अगर ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ी तो ओवरऑल करंट कम हुआ, लॉस्ट वोल्ट्स कम हुए तो टर्मिनल पीडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, द वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेज होनी चाहिए, तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, इंक्रीजेज होनी चाहिए। बिकॉज द करंट थ्रू द सेल decreases, because the current through the cell obviously decreases, so C should be the correct answer. कैसा? ये कह रहा है ये वाला सवाल, a cell of electromotive force E and negligible internal resistance is connected to a circuit. The circuit has currents I1, I2 and I3 and the potential difference V1, V2 and V3 whatever. Which equation represents the Kirchhoff's first law? I1 should be equal to I2 plus I3. Yes. ये वाला तो क्यों दिया सवाल? Just such a cute question. हाँ? अच्छा, इधर देखो. What is the resistance of the variable resistor to give a potential difference of 1 volt across the 12 kilo ohm? यहाँ पे ये 1 volt आ रहा है हमारे पास। सही है, पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला लगा दे इसमें। सो वी आउट इज इक्वल टू, बल्कि वी आउट को छोड़ो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, बल्कि 1 लिखकर, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस आर। आंसर डायरेक्टली किलो ओम्स में ही आएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस आर 72, R is equal to मतलब हो जाएगा 60 कितना, 60 किलो ओम्स। सही है, सिंपल, बच्चों वाला था। इधर देखो, a nucleus of magnesium decays into a nucleus X by emitting a beta positive particle. The decay is represented by the equation shown. अब beta positive अगर निकला है तो नीचे वाला नंबर एक कम होगा, तो इसका व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ P एंड Q? P की वैल्यू सेम रहेगी और Q की वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो C शुड बी द आंसर। इन बीटा नेगेटिव डीके अ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस चेंजेस टू अ प्रोटॉन। ओके, ठीक है।
Which statement describes the quark composition of the nucleus during decay? The number of down quarks decreases by 1. The number of down quarks, अच्छा बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, यानी UDD से हमारे पास UUD में कन्वर्जन होती है, यानी एक D U में कन्वर्ट होता है. तो द नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स डिक्रीजेस बाय 1. The number of down quarks stays the same, नहीं. The number of up quarks stays the same, नहीं. तो इसका मतलब है the number of down quark decreases by 1. तो A should be the correct answer. सारे आंसर्स मैच करो MS से. ओके गाइस, सो दैट वाज इट. और ये पेपर में सारे क्वेश्चन सही हैं, MS से भी वेरीफाई कर लिए हैं, ठीक है. सो ऑल द क्वेश्चंस वर करेक्ट. इनफैक्ट सम क्वेश्चंस वर डन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, सो अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर देम. एंड टेक केयर गाइस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. यार देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेगा तो फिर मुझे मेरा वो मोराल गिरता जा रहा है. मेरा दिल ही नहीं करेगा, ना मैं एनिमेशंस बनाऊँगा, ना मैं कुछ करूँगा. सही है गाइस.